हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JDS एजुकेशन एकेडमी। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 4 फॉरेन एक्सचेंज रेट, क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स, बुक नंबर आपकी है फर्स्ट। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग हमारे चैनल पहली बार आए हैं दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल पर आपको SST से रिलेटेड सारे टॉपिक कवर मिलेंगे। सो मेनली जो हमारा चैनल है SST को ही डेडिकेट किया गया है। इसमें SST से रिलेटेड या GK से रिलेटेड ही टॉपिक्स आपको मिलेंगे, जिसकी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाके अपने अपने सब्जेक्ट को चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ पे अवेलेबल वीडियो का यूज़ कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 फॉरेन एक्सचेंज रेट। सो फॉरेन एक्सचेंज रेट होती क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है दोस्तों? फॉरेन एक्सचेंज रेट इज़ the rate at which one country currency can be exchanged for the how many units of another currency। so सिंपल डेफिनेशन है कि किसी एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी के कंपैरिजन कितना है ना। जैसे मान लो 64 रुपीज़ इंडिया की करेंसी है ना, विद इन रिस्पेक्ट ऑफ $1 US डॉलर के। तो एक US डॉलर कितने के बराबर है दोस्तों? 64 रुपये। यानी अगर हमें $1 लेना होगा तो हमें कितने रुपये देना पड़ेगा उसको? 64 रुपीज़। सो दिस इज़ कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। सेम दूसरी डेफिनेशन है आपकी यहाँ पे, द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री इज़ कन्वर्टेड इनटू द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। ठीक है, तो किसी एक देश द्वारा जो करेंसी एक्सचेंज की जाती है दूसरे कंट्री के साथ, दैट इज़ कॉल्ड एक्सचेंज रेट। और अगर ब्रॉड डेफिनेशन देखनी है आपको, सो फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द रेट एट विच वन यूनिट ऑफ करेंसी of a country can be exchanged for the number of units of a currency of another country. In simple word we can say that the price of one currency in terms of other currency is known as the foreign exchange rate। तो सेम डेफिनेशन से आपकी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट बिटवीन इंडियन करेंसी रुपीज़ एंड द US $1 इन यूनाइटेड स्टेट डॉलर। तो US की जो $1 है इंडिया के कितने रुपये के बराबर है दोस्तों? 74.44 इंडियन रुपीज़। यानी हमें $1 अगर US का लेना होगा तो कितने रुपये पे करना होगा? 74.44 इंडियन रुपीज़। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नाउ नेक्स्ट वन इज़, अब आप बात करेंगे कि सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट क्या है ना, यानी किस तरीके से आप एक्सचेंज कर सकते हो। सो फर्स्ट है आपका यहाँ पे फिक्स एक्सचेंज रेट और सेकंड है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। सो इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट द रेट ऑफ एक्सचेंज इज़ ऑफिशियली फिक्स्ड और डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। तो फिक्स एक्सचेंज रेट में बेसिकली क्या है दोस्तों? ऐसा रेट होता है जो रेट क्या होती है? फिक्स होती है ना, जो कि किसी देश की गवर्नमेंट द्वारा या मॉनेटरी अथॉरिटी द्वारा क्या किया जाता है? फिक्स की जाती है। नहीं, वो हमेशा फिक्स ही रहेगी, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, उसमें अगर यानी फर्दर चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे अगर मान लो $1 अगर 64 रुपीज़ के बराबर है तो ये फिक्स ही रहेगा। ठीक है, सो नाउ मेरिट देखते हैं हम। मेरिट्स ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है, तो फ़ायदे क्या हैं फिक्स एक्सचेंज रेट के? सो सबसे पहले है स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट, यानी स्टेबिलिटी क्या रहेगी? बनी रहेगी, यानी है ना, क्योंकि इसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा तो क्या रहेगा? स्थिर रहेगा आपका एक्सचेंज रेट। सो आप इजीली से क्या कर सकते हो? एक्सचेंज कर सकते हो किसी भी करेंसी को। सेकेंड है टू प्रमोट कैपिटल मूवमेंट एंड द इंटरनेशनल ट्रेड। इसके साथ साथ फिक्स एक्सचेंज रेट क्या प्रमोट करता है दोस्तों? कैपिटल मूवमेंट एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रेड। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा क्योंकि जो एक्सचेंज रेट क्या है? फिक्स ही रहेगी। सिंपल सी बात है। नो स्कोप फॉर द स्पेकुलेटेशन। तो ये स्पेकुलेटेशन क्या है मतलब होता है दोस्तों? स्पेकुलेशन का मतलब सिंपल मान लो कि जब कोई भी कंट्री इन्वेस्ट तब करेगी जब उसको क्या मिलेगा? हायर इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज क्या फिक्स ही है, तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेगा इन इंटरेस्ट रेट, तो वो क्या करेगा? वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा। स्पेकुलेशंस तभी वर्क करेगा जब आपको हायर इंटरेस्ट रेट या हायर एक्सचेंज रेट आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे कोई स्कोप ही नहीं, क्योंकि रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है? फिक्स है, दैट्स वाई। सो आई होप स्पेकुलेटेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। फोर्थ है आपका, इट फोर्सेस द गवर्नमेंट टू कीप द इन्फ्लेशन इन चेक।
है ना। फिक्स एक्सचेंज रेट क्या करता है, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है कि वो इन्फ्लेशन रेट को क्या करे, चेक करे। नेक्स्ट है अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल। तो अब क्या है दोस्तों, एक्सचेंज रेट क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है ज़्यादा एक्सचेंज रेट है ही नहीं। सो ईज़िली वो क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जाके अपनी इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। सो अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल। सो ये था आपका मेरिट्स। डीमेरिट्स की बात करें, सो डीमेरिट्स में देखो क्या है, नीड टू होल्ड फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, है ना। यानी डीमेरिट्स क्या कि आपको यहाँ पे एक एजेंसी की रिक्वायरमेंट होगी अगर आपको एक्सचेंज करना होगा तो आपको एजेंसी की, एक्सचेंज एजेंसी जो होगी, सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है जहाँ पे करेंसी एक्सचेंज होती है, आप वहीं पे क्या करना होगा, जाके चेंज करवाना होगा। सो नीड टू होल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इसके साथ साथ आपको एक्सचेंज रिजर्व्स क्या करने होंगे दोस्तों, मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप क्या करो, करेंसी को एक्सचेंज कर सको। सेकेंड है आपका नो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट इन द बैलेंस ऑफ बीओपी। सो डीमेरिट सबसे बड़ा क्या है कि ऑटोमेटिक बीओपी नहीं होगा, है ना। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट आप जो डेफिसिट या सरप्लस में बैलेंस आएगा उसको इससे इजीली बैलेंस आउट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि एक्सचेंज रेट क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा। तो या तो आपको अगर लॉस होगा तो लॉस ही होता चला जाएगा, डेफिसिट में जाओगे आप ऑलवेज, अगर सरप्लस हो रहा होगा तो सरप्लस में जाओगे, सिंपल सी बात है। सो बीओपी से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी आप वीडियो अपलोड की है, तो जिन्होंने उस वीडियो को ना देखा हो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ जाके पूरा चैप्टर देख सकते हैं, और वो चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप ज़रूर जाके देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। थर्ड है आपको इट में रिजल्ट्स इन द अंडर वैल्यूएशंस और ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी। इसमें हो सकता है कि फिक्स एक्सचेंज रेट में किसी करेंसी की जो वैल्यू हो या तो कम नीचे हो जाएगी, है ना, या फिर ओवर हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ है आपका दोस्तों, फोर्थ एंड लास्ट है आपका डीमेरिट्स फिक्स एक्सचेंज रेट के, इट डिस्करेज द ऑब्जेक्टिव्स टू ऑफ हैविंग फ्री मार्केट। तो ये डिस्करेज करता है कि इसको फ्री मार्केट के होने से, क्योंकि मार्केट फ्री नहीं रहेगी, एक्सचेंज रेट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, तो अपनी मर्जी से वो एक्सचेंज रेट बढ़ा या घटा नहीं सकते, सिंपल सी बात है। सो इट डिस्करेज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग फ्री मार्केट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है, सो फ्लेक्सिबल का मतलब सिंपल है, जो उसमें आप इजीली चेंज कर सकते हो, है ना। सो इन दिस सिस्टम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को क्या बोला जाता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। द एक्सचेंज रेट इज़ डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट किस द्वारा डिटरमाइन की जाती है, डिमांड एंड सप्लाई। यानी अगर डिमांड बढ़ रही होगी तो एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है, और डिमांड घट रही होगी तो एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हैव इन्वर्स रिलेशनशिप विद द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट के साथ कैसा होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप। सिंपल सी बात है कि अगर मान लो रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगा, इंक्रीज़ हो रहा होगा तो डिमांड घट जाएगी, और अगर रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगा दोस्तों, डिक्रीज़ हो रही होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। और इसके वाइस वर्सा, और इसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो डिमांड से डील होती है वो क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोप, ध्यान रखिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, इधर मान लो क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड है, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ये है तो ये क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड ये 1 मान लेते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी उसकी क्वांटिटी की। ना हम बात करते हैं मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सॉरी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। उसके बाद हम देखेंगे सप्लाई और डिमांड के बारे में। सो मेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, मेरिट्स क्या क्या हैं, फ़ायदे क्या क्या हैं। नो नीड टू होल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्लेक्सिबल आप कभी भी जाके चेंज करा सकते हो, है ना, जब आपको रिक्वायरमेंट होगी। लीड्स टू ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट इन बीओपी, ये क्या करता है, ऑटोमेटिक बीओपी में बैलेंस ला देता है। यानी बीओपी में ऑटोमेटिक क्या होता है, डेफिसिट और जो सरप्लस और डेफिसिट को बैलेंस कर देता है, सिंपल सी बात है। थर्ड है आपका टू इन्हेंस एफिशिएंसी इन द रिसोर्सेज एलोकेशन। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के सबसे फ़ायदा क्या है कि रिसोर्सेज के एलोकेशन को एफिशिएंट बना देता है, आप इसलिए उसे एलोकेट कर सकते हो अपनी
करेंसी की वैल्यू को, टू रिमूव द ऑब्स्टेकल्स इन द ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एंड ट्रेड, है ना। ये जो कैपिटल ट्रांसफ़र की एंड ट्रेड में जो बैरियर्स आती हैं, क्योंकि जब तक आपको एक्सचेंज रेट नहीं मिलेगा, करेंसी नहीं होगी दूसरे देश की, तो आप नहीं कर सकते ट्रेड रेट। बट फ्लेक्सिबल की वजह से क्या कर सकते हो, आप इजीली जाके वहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आप ट्रेड भी इजीली कर पाओगे। इट डिटरमाइंस द प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर वैल्यूएशंस और ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी, ठीक है। तो ये एलिमिनेट कर देता है करेंसी, किसी भी करेंसी की अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मतलब सिंपल सी है कि ना तो किसी देश की करेंसी की वैल्यू ज़्यादा होती है, ना ही कम, यानी क्या रहेगी, फ्लेक्सिबल रहेगी, चेंज रहेगी। अगर डिमांड बढ़ेगा तो उस देश की रेट एक्सचेंज रेट क्या होगा, बढ़ेगी। अगर डिमांड कम होगी तो वो क्या हो जाएगा, अपने ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, है ना। फोर्थ है आपका, इट प्रमोट वेंचर कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो ये वेंचर कैपिटल को भी, वेंचर का मतलब है जहाँ पे दो लोग क्या करें मिलके कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करे या इन्वेस्टमेंट करे, दैट इज़ वेंचर कैपिटल, ठीक है। तो ये था मेरिट। डिमेरिट्स की बात करें तो डिमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल क्या है, फ्लैक्चुएशन इन द फ्यूचर एक्सचेंज रेट, क्योंकि फ्लेक्सिबल है दोस्तों तो ये हो सकता है फ्लैक्चुएट होता रहे ही है ऑलवेज, तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। इनकरेज स्पेकुलेशन, क्योंकि अगर एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो लोग ज़्यादा क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा उनको, सो इसलिए क्या होगा, स्पेकुलेशंस क्या होगा, इंकरेजमेंट होती है। डिस्करेज इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, है ना, क्योंकि जो रेट ऑफ एक्सचेंज है क्या होगा, घटते बढ़ते रहता है, तो इसलिए क्या होगी, वहाँ पे डिस्करेज करेगा इंटरनेशनल ट्रेड को और इन्वेस्टमेंट को। इट क्रिएट अ सिचुएशंस टू द मार्केट इंस्टेबिलिटी, और यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन आती है जब मार्केट कैसी होती है, इनस्टेबल होती है, यानी स्थिर नहीं होती है। कहीं पे एक्सेस सप्लाई हो जाती है फॉरेन एक्सचेंज की, कहीं पे एक्सेस डिमांड हो जाती है। सो इट क्रिएट्स द सिचुएशन ऑफ मार्केट डिसइक्विलिब्रियम, हम ध्यान रखना। सो ये था आपका मेरिट एंड डिमेरिट्स अबाउट द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, कि हम कहाँ से डिमांड कर सकते हैं या क्यों करते हैं। सो सिंपल सी बात है, आप फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कब करोगे, टू परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। किसी दूसरे देश से अगर आपको मान लो गुड्स खरीदनी है तो क्या चाहिए आपको, उस देश की करेंसी चाहिए, सिंपल सी बात है। तो आप परचेज करने के लिए क्या चाहिए, उस देश की करेंसी। सो टू परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड है टू परचेज द फाइनेंशियल एसेट, कोई एसेट खरीदना चाहते हो, है ना, तब भी आपको दूसरे देश की करेंसी चाहिए। टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन शॉप्स, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स इन द फॉरेन कंट्री, अगर दूसरे देश में आपको नई शॉप खोलनी है ना, फैक्ट्रीज डालनी है, तो आपको उस देश की करेंसी चाहिए। टू सेंड गिफ्ट द ग्रांट्स टू अब्रोड, है ना, अगर कि अपने पेरेंट्स को या किसी को गिफ्ट भेजना, तब आपको उस देश की करेंसी चाहिए। टू स्पेकुलेट द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी, है ना, इसके अलावा देश में इन्वेस्टमेंट करना है किसी देश की करेंसी के लिए, तब भी आपको क्या करना होगा, डिमांड करनी होगी फॉरेन एक्सचेंज की। लास्ट है आपका टू अंडरटेक फॉरेन टूर, अगर टूरिज़्म किसी देश में आप घूमने जाओगे, तब अब भी क्या चाहिए आपको, उस देश की करेंसी चाहिए वहाँ पे खर्च करने के लिए। सो द सप्लाई, तो ये था आपका हम क्यों डिमांड करते हैं और कहाँ से आपको फॉरेन एक्सचेंज ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। The supply of foreign exchange have positive relation with the foreign exchange rate. If the foreign exchange rate rise, the supply of foreign exchange also rise and vice versa. तो supply and rate of exchange में क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है ना, पॉजिटिव रिलेशनशिप, यानी अगर एक्सचेंज रेट बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, है ना, जैसे रेट बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, तो यानी क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग। तो ध्यान रखिएगा, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो अब हम देखेंगे ये सप्लाई कहाँ से होती है, सिंपल सी बात है, कौन कौन से सोर्सेज जिसके थ्रू आपको ईजिली फॉरेन एक्सचेंज मिल जाएगा। सो डायरेक्ट परचेज बाय द फॉरनर्स इन डोमेस्टिक मार्केट, अगर कोई फॉरनर क्या करता है, डोमेस्टिक मार्केट में आके कोई चीज़ खरीदता है तो पैसे आएगा दूसरे देश से अपने देश में। सेकेंड है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय द फॉरनर्स इन डोमेस्टिक मार्केट, डायरेक्ट FDI कर देता है कोई दूसरे देश से अपने देश में।
तब पैसे आएगा, है ना। रेमिटेंस ऑफ नॉन रेजिडेंट्स लिविंग अब्रॉड। फोर्थ है आपका फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ड्यू टू द स्पेकुलेटिव परचेज पर्पस बाय एन आर आई, है ना। किसी देश को अगर मान लो इन्वेस्टमेंट करनी है अपने देश में, तो इस देश की क्या चाहिए, अगर मान लो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है तो इस देश की क्या करना होगा, उसे पैसे करेंसी चाहिए होगी, तो इस पर्पस के लिए। फिफ्थ है आपका एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। एक्सपोर्ट करोगे तो पैसे आएगा अपने देश में। सिक्स्थ है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज वेल एज द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। इसके अलावा जो FDI होती है दूसरे देश का अपने देश में, सो उससे भी क्या होगा, आपके पास फॉरेन करेंसीज या एक्सचेंज आएगा। तो ये था आपका डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं कि हाउ टू मैनेज फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, कि हम इस फ्लेक्सिबल जो एक्सचेंज रेट है उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सो इज़ द सिस्टम इन विच द सेंट्रल बैंक अलाउज द एक्सचेंज rate to be determined by the market forces but intervenes at the time to influence the rate. When the central bank finds the rate is too high, it starts selling foreign exchange from its reserves to bring down it. When it finds the rate is low, so it start buying the rise of the rate, है ना। सो अगर करेंसी की रेट क्या होती है दोस्तों, बढ़ने लग जाती है तो क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट हम सेल कर देते हैं। और अगर करेंसी की रेट दूसरे देश की कम होगी तो क्या कर लेते हैं, हम रिजर्व्स रख लेते हैं, यानी ज़्यादा ज़्यादा बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं फॉरेन एक्सचेंज की। तो इस तरीके से हम इस फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड है करेंसी डेप्रिशिएशन। करेंसी डेप्रिशिएशन क्या होती है, द करेंसी डेप्रिशिएशन रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉर एग्जाम्पल, अर्लियर 60 rupees was required to buy one United States dollar, but now 74.44 rupees are required. So depreciation का मतलब सिंपल है कि अपने देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी के मुकाबले क्या है दोस्तों, कम होती जा रही है। जैसे मान लो पहले $1 के लिए आपको 60 रुपये देना पड़ रहा था, बट उसी करेंसी को अब पाने के लिए आपको 74 रुपीज़ देना पड़ेगा। सो इट लीड्स करेंसी डेप्रिशिएशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम करेंसी एप्रिशिएशन। करेंसी एप्रिशिएशन क्या है, सो करेंसी एप्रिशिएशन मीन्स व्हेन द डिमांड फॉर द सप्लाई ऑफ मनी इज एक्सचेंज रेट रिजल्ट्स इन द इंक्रीज in the value of domestic currency, so it comparisons of foreign currency is called the appreciation of currency। सिंपल सी बात है, यानी मान लो पहले आप 60 रुपीज़ दे रहे थे $1 के लिए, अब उसी $1 के लिए कितना देना पड़ेगा आपको, मान लो 50 रुपये, तो 10 रुपये का फ़ायदा हुआ। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड करेंसी एप्रिशिएशन, यानी अपने देश की करेंसी में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें, करेंसी एप्रिशिएशन एंड एप्रिशिएशन का मतलब क्या है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एक वर्ड है, व्हाट इज़ द फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन। फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, सो सच ट्रांजेक्शन इन विच in which the forms are signed today but transactions is completed some days in the future is called forward transaction। यानी फॉरवर्ड कर देना, आगे की ओर बढ़ा देना, यानी साइन तो हम आज कर रहे हैं कि पेमेंट मैं कर दूंगा, लेकिन पेमेंट कब करूँगा, फ्यूचर में करूँगा किसी डेट पे। ठीक है, सो दैट इज़ अ फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन। स्पॉट करंट मार्केट क्या होता है, द स्पॉट मार्केट इज़ द मार्केट इन विच द करंट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जहाँ पे करंटली होता है वो एक्सचेंज। ठीक है, सो दैट इज़ करंट स्पॉट मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, जहाँ पे आप एक्सचेंज कर सको किसी भी देश की करेंसी को। सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज़ द मार्केट इन विच नेशनल करेंसी ऑफ डिफरेंट करेंसी कुड बी बॉट और सोल्ड, है ना, जहाँ पे सेल परचेज हो जाए फॉरेन करेंसी की। फॉरेन एक्सचेंज स्टॉक इज़ योर कंपनी। सो ये क्या है, स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मीन्स ऑल फॉरेन करेंसी अवेलेबल विद द RBI एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, जब सारी करेंसी क्या हो RBI के पास एक टाइम पे मौजूद, तो दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज स्टॉक इन योर कंपनी।
नेक्स्ट है आपका डीवैल्यूशन, तो वो सेम ही वो बात होगी। डीवैल्यूशन यानी अपनी करेंसी की वैल्यू क्या होना, कम होना। डीवैल्यूशन इज डिक्रीज द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन द रिलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी एज प्लान बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। अगर हम डिफरेंस देखिए करेंसी डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन में, तो देखते हैं एक बार, समझते हैं इसे और डिटेल में। डिफरेंस बिटवीन द एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो सबसे पहले देखेंगे एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ये क्यों होता है, इट इज़ द फॉल ऑफ एक्सचेंज रेट, ठीक है। जब एक्सचेंज रेट क्या हो रही हो, कम हो रही हो, यानी मान लो पहले $1 के लिए आपको 60 रुपये देना पड़ता था, अब क्या करनी पड़ेगी, आपको 85 रुपये देनी पड़ेगी। सो इट फॉल द एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज क्या हो रहा है, कम हो रहा है आपका यहाँ पे। लेस रुपीज़ इज़ नीडेड टू बाई $1, से वही बात की, अब आपको पहले के मुकाबले कम पैसे पे करने पड़ेंगे $1 के लिए, ठीक है। कारण क्या है करेंसी एप्रिसिएशन का, सो एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, या तो सप्लाई बढ़ गई होगी, सिंपल सी बात है, और अ डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, या तो डिमांड उसकी कम हो गई होगी इसलिए उसकी सप्लाई क्या कर दी होगी, बढ़ा दी होगी, सिंपल सी बात है। इसलिए उसकी करेंसी, दूसरे देश की करेंसी की वैल्यू क्या होगी, कम हो गई, और अपने देश की बढ़ गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल द एक्सचेंज रेट $1 लेस देन द 74 थ्रू $1 बिकम 55। पहले $1 आपको 74 का मिलता था, लेकिन अब वही $1 कितने का मिलता है, 55 रुपीज़। सो इट लीड्स करेंसी एप्रिसिएशन। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है आपका डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। सो डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब सिंपल है कि अपनी देसी करेंसी की वैल्यू क्या हो जाना, कम हो जाना। सो दिस सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन द एक्सचेंज रेट, जब एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। $1 मोर रुपीज़ इज नीडेड टू बाय द $1, सिंपल सी बात है कि $1 खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। ड्यू टू द इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो ये कब होगा, कारण क्या हो सकता है, या तो हम डिमांड क्या कर दिए होंगे, ज़्यादा कर दिए होंगे, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो गया होगा, कम ज़्यादा हो गया होगा दूसरे देश का। और डिक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, या तो सप्लाई क्या होगी, कम हो गई होगी, इसलिए भी दूसरे देश की करेंसी का रेट क्या हो गया होगा, ज़्यादा। सो करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब है एक्सचेंज इंक्रीज फ्रॉम $1.55 टू $1.75, यानी पहले आप $1 के लिए 55 रुपीज़ पे कर रहे थे, अब क्या कर रहे हो दोस्तों, 74 रुपीज़। सो इट लीड्स करेंसी डेप्रिसिएशन। सो आई होप आपको डिफरेंस यहाँ से और क्लियर हो गया होगा करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के बारे में, है ना। अब हम बात करें अगर डिटर्मिनेशंस ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि आप किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रेट को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे दिखाओगे, है ना। तो कैसे डिटरमाइन करते हो आप ग्राफ के थ्रू, इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट इज़ द रेट एट विच द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल, सिंपल सी बात है, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई क्या हो फॉरेन एक्सचेंज रेट इक्वल होगी, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, है ना। ये मान लो आपका रेट है और ये सप्लाई, तो जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई क्या हो रही होगी, इक्वल हो रही होगी, सो वो क्या कहलाएगा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो अंडर द फ्री मार्केट सिचुएशन इट इज़ डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, डिमांड फॉर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, देर इज़ द इन्वर्स रिलेशनशिप ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड द एक्सचेंज रेट, सिंपल सी बात है, एक्सचेंज रेट और डिमांड में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगा, बढ़ेगा, तो डिमांड क्या कर दोगे, कम कर दोगे, है ना, कम कर दोगे, इधर आ जाएगा, Q1 पे आ जाएगा। और अगर रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो, कम होगा, तो डिमांड क्या हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। सो डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप। देर इज़ द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड द एक्सचेंज रेट, सिंपल सी बात, सप्लाई और एक्सचेंज रेट में क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशंस होगा, यानी अगर रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगा तो सप्लाई भी क्या कर दोगे आप, बढ़ा दोगे, है ना। सो ये अपवर्ड स्लोपिंग होती है आपकी रेट ऑफ एक्सचेंज और सप्लाई कर्व। सो ड्यू टू द अबव रीजन डिटरमाइंड बाय द curve downward slopings and demand curve is downward sloping and the supply curve is upward sloping.
ग्राफिकली इंटरसेक्शंस ऑफ डिमांड्स एंड द सप्लाई इज डिटरमाइंड बाय द इक्विलिब्रियम ऑफ फॉरेन पोजीशन। तो जहाँ पे डिमांड और सप्लाई क्या करे, इंटरसेक्ट करें, दैट इज़ योर कॉल्ड इक्विलिब्रियम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी, है ना। अब हम देखेंगे कि पहले के टाइम पे एक्सचेंज सिस्टम कैसा था, है ना, कौन से तरीके थे जिसके थ्रू लोग करेंसी एक्सचेंज किया करते थे, ठीक है। सो नाउ दिस इज़ द लास्ट टॉपिक कह सकते हो आप, ये आपका लास्ट टॉपिक होगा आपका इस चैप्टर का, एक्सचेंज सिस्टम, है ना। कौन से एक्सचेंज सिस्टम थे देखते हैं। सो गोल्डमैन सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। तो सबसे पहला जो आपका एक्सचेंज सिस्टम था वो गोल्डमैन एक्सचेंज रेट सिस्टम कहलाता था, ठीक है। तो ये क्या है, सो द गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम्स वॉज प्रिवेंटेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बिफोर 1920s। तो 1920s से पहले की बात करें तो एक्सचेंज रेट किसके कंपैरिजन में होता था, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के थ्रू। अभी हम इसे एग्जांपल से समझेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ईच करेंसी हैज़ टू बी डिफाइंड द वैल्यू ऑफ करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। तो दूसरे देश की जो करेंसी होती थी वो किसके फॉर्म में डिफाइन किया जाता था, करेंसी की गोल्ड के रूप में, है ना, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। यानी जैसे कि मान लो एक US डॉलर मान लेते हैं 4 ग्राम के है और 60 रुपीज़ आपके 1 रुपीज़ मान लो 4 ग्राम गोल्ड के, इस तरीके से। आगे एग्जांपल देखते हैं। Therefore the gold value of each currency was compared to determine the value of currency of other currency। So value of gold क्या होती थी, किसी देश की करेंसी की वैल्यू को डिटरमाइन करती। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे 4 UK पाउंड के लिए कितने गोल्ड देना पड़ता था, 4 ग्राम, है ना, और 1 US डॉलर के लिए 2 ग्राम ऑफ गोल्ड। सो दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड स्टीरियोटिपिकल कैपेसिटी ऑफ एक्सचेंज रेट। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि गोल्डमैन सिस्टम क्या था, जहाँ पे किसी करेंसी की वैल्यू क्या हो, गोल्ड के रूप में रिप्रेजेंट की जाए, है ना, वैल्यूट की जाए। इसके बाद दूसरा सिस्टम आया था, ये फेल हो गया था बेसिकली आगे जाके 1970s के आसपास कह सकते हो। फिर उसके बाद आया था नेक्स्ट जो आपका आया था सिस्टम, दैट इज़ कॉल्ड ब्रेटन वुड्स सिस्टम वॉज अ फिक्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। तो ये भी क्या था, एक फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम ही था। सो एट इट अलाउड एडजस्टमेंट्स ऑफ सम एक्सटेंट्स विच इज़ वाई इट इज़ केम्स टू कॉल भी एडजस्टमेंट लिमिट ऑफ एक्सचेंज रेट। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, है ना, ऐड कर सकते हैं सिस्टम में, इसलिए इसे कहा जाता था एडजस्टेबल लिमिट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट इज। सो ब्रेटन वुड को एक्सचेंज सिस्टम को क्या बोला जाता है दोस्तों, एडजस्टेबल लिमिट ऑफ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, ध्यान रखिएगा। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या था, लिंकिंग ऑफ डिफरेंट करेंसी विद इन द वन करेंसी US डॉलर। तो जो अलग अलग करेंसीज थी उसकी वैल्यू किसके रूप में डिफाइन की जाती थी, US डॉलर के रूप में, ठीक है, कि आपको 1 डॉलर के मुकाबले कितना रुपए देना पड़ेगा या कितनी करेंसीज देनी पड़ेगी दूसरे देश की। सो द US डॉलर वॉज फिक्स्ड गोल्ड एट फिक्स प्राइस। तो जो US डॉलर था वो किसके रूप में फिक्स की जाती थी, गोल्ड प्राइस पे ही। तो इनडायरेक्टली गोल्ड सिस्टम क्या था, यहाँ भी इम्प्लीमेंट थी। द वैल्यू ऑफ करेंसी इन द टर्म्स ऑफ US डॉलर्स मीन्स द वैल्यू ऑफ करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। सो वैल्यू ऑफ करेंसी US डॉलर का मतलब सिंपल है, वह करेंसी रेट the value of currency in the terms of gold। So gold act as the last unit of capacity between the two countries। तो गोल्ड क्या था, अल्टीमेटली एक लास्ट कैपेसिटी बन चुकी थी किसी भी दो देश की करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए, है ना, अल्टीमेटली। सो एडजस्टमेंट्स इन द कैपेसिटी वैल्यू ऑफ करेंसी इज पॉसिबल ओनली विद द परमिशंस ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो अगर मान लो कोई एक्सचेंज रेट में कुछ एक्सचेंज रेट में क्या करना हो, कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी, तो उसे IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, उससे परमिशन लेनी पड़ती है, तभी जाके आप उसमें कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो ये 2 सिस्टम था पहले, जो कि अब बंद हो चुका है। अब क्या चल रहा है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जो कि मार्केट फोर्सेस पर क्या करती है, डिटरमाइन करती है, यानी डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू ही क्या की जाती है, डिटरमाइन की जाती है। तो इस चैप्टर में इतना ही।
आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी दोस्तों। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।